हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट चौथा। पार्ट का नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने पार्ट स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने परिसंस्था के बारे में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए हुए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लीजिए, आपको पार्ट एकदम स्टार्टिंग से समझने में आसान रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण तथा परिसंस्था में क्या संबंध है। जो हमारा पर्यावरण है और जो परिसंस्था है उसके अंदर क्या संबंध है। ठीक है ना, पर्यावरण आपको मालूम है क्या होता है, परिसंस्थाएं भी आपको मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो वीडियो देखते जाइए, आपको ध्यान से वीडियो देखते जाइए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, मतलब पर्यावरण किसे कहते हैं आप लोग। ठीक है ना, जैसा कि आपको मालूम है जो भी आपके आसपास दिख रहा है, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, इन सभी को मिलाकर जो स्थान बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। सही बात है। हम लोग जहां भी रहते हैं उसके आसपास जितने भी घटक है आपके, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, जो भी आपको घटक दिख रही है वो सभी उन सभी चीजों को मिलाकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान के आसपास सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। मतलब सजीव जहां रहता है उसके आसपास के सभी घटकों क्या कहेंगे लोग, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, तो पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक और जैविक, तीन घटकों का, भौतिक रासायनिक और जैविक घटकों का समावेश होता है। या तो दी गई वस्तु आपके आसपास जो भौतिक होगी, या तो रासायनिक होगी, या तो जैविक वस्तु होगी। जैविक में कौन आएगा, वनस्पति आ जाएंगे, कीटक आ जाएंगे, प्राणी आ जाएंगे लोग। भौतिक वस्तु में कौन कौन आएगा, जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीजें। रासायनिक चीजों में जैसे कोई भी केमिकल्स वोमिकल्स दिखेंगे, वो सारी चीजें रासायनिक में आ जाएंगे। तो पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, तो भौतिक घटकों का, रासायनिक घटकों का और जैविक घटकों का। ये तीन घटक का समावेश किसके अंदर हो जाता है, पर्यावरण को हो जाता है। तो समझ में आ गया पर्यावरण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार हैं, तो पर्यावरण के मुख्य दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की किसे कहा जाता है, जो प्रकृति ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहेंगे स्टूडेंट, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए पर्यावरण, उसको क्या कहेंगे लोग, मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पर्यावरण और परिसंस्था में संबंध। तो आपने पर्यावरण की परिभाषा देख ली है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सभी चीजों से बनकर जो स्थान बना वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। और परिसंस्था की परिभाषा तो आपको मालूम है कि हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक जो भी है, जो भी जैविक और अजैविक घटक है उनके अंदर जो आंतर क्रिया होती है, सतत आंतर क्रियाओं से परिसंस्था का निर्माण होता है। ये मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ कि परिसंस्था क्या होती है। तो उस वीडियो में मैंने परिसंस्था के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले पर्यावरण क्या चीज है। तो आपको मालूम है पर्यावरण ये बहुत व्यापक संज्ञा है, बहुत बड़ी संज्ञा है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक ही घटक नहीं होता है, इसके अंदर सजीव भी होगा, निर्जीव भी होगा, रासायनिक घटक भी होगा, भौतिक घटक भी होगा, ठीक है, जैविक घटक भी होगा। इन सभी चीजों को मिलाकर क्या बनेगा, पर्यावरण बनेगा। समझ में आ रहा है। तो पर्यावरण में ये सारी चीजें मिलकर पर्यावरण तैयार होती है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो सकता है, हमारे आसपास जो भी सारी चीजें दिख रही है उनको हम लोग बोल लेंगे पर्यावरण। तो पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन आ जाएगा, जो प्रकृति ने दिया हुआ। स्टूडेंट्स क्या क्या प्रकृति ने दिया हुआ हमें, हवा, पानी, ठीक है, समुद्र, फिर पेड़, फिर वनस्पति, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसके अंदर आपके आसपास जो भी घर दिखेंगे, बिल्डिंगें दिखेंगी, इमारतें दिखेंगी, ठीक है, रोड दिखेगा, पुल दिखेंगे, ये सब किस में आ जाएंगे, मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही पर्यावरण खत्म होगा तो पर्यावरण का संबंध परिस्थिति से होगा, इकोलॉजी से होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे परितंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते पढ़ना। पर्यावरण किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक से मिलकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण क्या है, किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले, तीन जन परिणाम कर सकते हैं, या तो भौतिक रूप से परिणाम होगा उसको, या तो रासायनिक रूप से या जैविक रूप से परिणाम होकर जो स्थान बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण का अर्थ है आसपास की स्थिति और आसपास की परिस्थिति। पर्यावरण मतलब क्या होता है, एक सिंपल लाइन अगर किसी ने पूछा कि पर्यावरण मतलब क्या होता है, तो आपके आसपास की परिस्थिति में पाए जाने वाले अनेक जीव, निर्जीव,
प्राकृतिक, मानव निर्मित घटकों का समावेश। देखा आपने, सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी घटकों का जब समावेश हो जाएगा उससे क्या तैयार हो जाएगा, पर्यावरण तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है। इनमें जैविक और अजैविक घटकों की सतत अभिक्रिया होकर परिसंस्था का निर्माण होता है। सही बात है, ये दोनों जन होना चाहिए। मतलब पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों का सतत अभिक्रिया होना चाहिए। ठीक है, ये अभिक्रियाएं होंगी तभी तो परिसंस्था का निर्माण होगा। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। अब परिस्थितिकी क्या होता है स्टूडेंट्स, इकोलॉजी। देखो, हम लोग विज्ञान की वह शाखा, एक नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग जैविक और अजैविक घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिस्थितिकी कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर आप जमीन के बारे में अध्ययन करते हो, भूगोल के बारे में अध्ययन करते हो, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है, भूगोल। यदि आप गुणा भाग जोड़ घटाना का अध्ययन करते हो तो उससे क्या कहा जाता है, गणित। उसी तरह जब आप लोग जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हो तो उस विज्ञान की शाखा को कहा जाता है परिस्थितिकी। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए, पर्यावरण की जैविक तथा अजैविक घटकों की आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है, परिस्थितिकी कहा जाता है। तो ये जो परिस्थितिकी है ये पर्यावरण से संबंधित है। मतलब पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए जो विज्ञान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द वास्तविक अर्थ है घर का अध्ययन। घर का अध्ययन मतलब विज्ञान क्या है, एक घर है, अब उस घर के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। पारिस्थितिकी शब्द ओकोलॉजी का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कब किया था, 1866 में किया था। कब किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने परिस्थितिकी के बारे में अध्ययन 1866 में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। पर्यावरण समझा आपको, पर्यावरण किसे कहते हैं उसके अंदर मैंने बताया, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण बता दिया। उसके बाद मैंने परिस्थितिकी के बारे में बताया। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा परितंत्र, परिसंस्था। चलिए स्टूडेंट्स, अब पर्यावरण का परिसंस्था से कैसे संबंध है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप लोग देखिए पर्यावरण में क्या था कि जैविक और अजैविक घटक थे, तो जैविक और अजैविक घटकों का वहां पर क्रिया होना जरूरी है। अब जब वो जैविक और अजैविक घटकों का क्रिया हो जाएगा, पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक है उनका जब क्रिया हो जाएगा तो परिसंस्था का क्या होगा, निर्माण होगा। परिसंस्था बोलिए, परितंत्र बोलिए, जो भी आपको सही लगे। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली मूलभूत कार्यात्मक इकाई, अगर हम लोग पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है, इकोलॉजी मैंने बताया कि भाई जैविक और अजैविक घटकों का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, सही बात है। अब उसको अध्ययन करने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। और परितंत्र की परिभाषा मैंने बताया है कि जैविक और अजैविक घटकों में पाई जाने वाला अंतर क्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्था का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी जैविक और अजैविक घटक है इनसे मिलकर परितंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। सही है। अब पर्यावरण में अलग अलग चक्र चलते रहते हैं, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ अलग अलग चक्रों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, परिसंस्था में अलग अलग चक्र चलते रहते हैं, उन चक्रों के बारे में कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, जल चक्र, विविध गैस चक्र में क्या होता है, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, ये कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा हुआ है, बराबर है। तो दो चक्र होते हैं, एक क्या होता है, जैव भू रासायनिक चक्र और एक वायु चक्र, बराबर है। चलो आगे, ऐसे अनेक प्राकृतिक चक्र शुरू रहने के लिए परिसंस्था का, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जब ये जो चक्र हैं, जल चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये चक्र जब सुचारू रूप से चलेंगे तभी परिसंस्था का संतुलन बना रहेगा। अगर इसमें से एक भी चक्र अपना काम करना बंद कर दिया तो परिसंस्था का जो संतुलन वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि कार्बन जो चक्र है वह काम करना बंद कर दिया, कार्बन का चक्र काम करना बंद कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करती है, वनस्पतियां करती हैं। कौन करती है, वनस्पतियां। अब जब वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो उनका वृद्धि और विकास नहीं होगा। सही बात है। अब जब वनस्पतियों की वृद्धि और विकास नहीं होगा तो मतलब वनस्पतियों की संख्या कम हो जाएगी। अब वनस्पतियों की संख्या पर कौन निर्भर होता है, प्राणी। जब प्राणियों को वनस्पति नहीं मिलेगी तो प्राणियों की संख्या कम हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण में जितने भी चक्र हैं, चाहे वो जल चक्र हो, चाहे वो कार्बन चक्र हो, ऑक्सीजन चक्र हो, नाइट्रोजन चक्र हो, जितने भी चक्र हैं, इन सभी चक्रों का एक सहजता से काम होना चाहिए। अगर इनके कार्यों में कहीं भी बाधा आई तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। समझा। प्राकृतिक अस्तित्व बनाए रहने पर ही मानव का अस्तित्व संभव है। यदि आपको जीना है, मतलब मानव का अस्तित्व बनाए रखना है तो सबसे पहला क्या काम, यदि मानव का अस्तित्व बनाए रखना है तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा,
प्रकृति का अस्तित्व बचाना पड़ेगा, प्रकृति को आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मानव होता है वो मानव परिसंस्था पर निर्भर होता है। सही बात है, प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति में जो वनस्पतियां होती है उसके ऊपर निर्भर होता है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े इसका हमको प्रयास करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार किसी भी वजह से पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े इसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा होने पर ही मानव पृथ्वी पर रह पाएगा। यदि मानव ने पर्यावरण का ध्यान दिया तो ही मानव पृथ्वी पर रह पाएगा। यदि मानव ने पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया, परिसंस्था का ध्यान नहीं दिया, तो मानव का पर्यावरण में अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही बात है, यहां तक समझा क्या? तो ऐसा कहा जाता है जो पृथ्वी है ये हमें विरासत के रूप में नहीं मिली है। जो हमें पृथ्वी है ये हमें विरासत के रूप में नहीं मिली है, ये पृथ्वी हमें कर्ज के रूप में मिली है जो हमें अगली पीढ़ी को देना है। तो हम लोग इस पृथ्वी में जो भी पर्यावरण है उसका इतना सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि उसके एक भी घटक का नुकसान ना हो और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इन सभी चीज़ों का उपयोग कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पूर्वज की ओर से पृथ्वी हमें विरासत के रूप में न मिलकर हमें अगली पीढ़ी की ओर से कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जाता है जो पूर्वज से हमें पृथ्वी प्राप्त हुई है ये हमें विरासत के रूप में नहीं मिली। ऐसा मत समझिए कि आपके बाद इसके बाद कोई नहीं आने वाला है, तो ये विरासत के रूप में नहीं मिली, ये आपके ऊपर एक कर्ज है जो आपको आने वाली पीढ़ी को देना है। इसलिए अपने लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संभाल कर रखना हमारा क्या है, कर्तव्य, हमें हम भूलना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को क्या समझा, इस वीडियो को समझा कि पर्यावरण और परिसंस्था में क्या संबंध है। मैंने सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया कि हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे प्राकृतिक हो, इन सभी घटकों को मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण दो घटक होते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति ने बनाया हुआ पर्यावरण है, जैसे उसके अंदर एग्जांपल में हवा, पानी, पेड़, मृदा, वनस्पति, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या आ जाएंगे, जैसे बिल्डिंगें हो गई, पुल हो गए, बांध हो गए, मशीनरीज हो गई, मशीनें हो गई, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएगी। तो ये पर्यावरण आपको समझ में आ गया। अब पर्यावरण में क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैविक और अजैविक घटकों का अभिक्रिया होना जरूरी है। तो उसके बाद हमने देखा पारिस्थितिकी, ठीक है, क्या देखा, परिस्थितिकी, इकोलॉजी। उसके अंदर क्या देखा कि स्टूडेंट्स जो भी जैविक और अजैविक घटक है उनको अध्ययन करने वाले जो विज्ञान की शाखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब उसके बाद हमने देखा परितंत्र। तो भाई जितने भी जैविक और अजैविक घटक है उनके बीच में जो अंतरक्रिया होती है और अंतरक्रिया होकर जो माहौल तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं। और परिसंस्था में अलग अलग चक्र होते हैं, उन चक्रों का संतुलन बने रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। यदि पर्यावरण को नुकसान हुआ तो उसका असर किसके ऊपर होगा स्टूडेंट्स, उसका असर होगा जीवित सजीवों पर होगा। समझ में आ गया क्या स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही हमको देखना है। आज हमने क्या सीखा है कि पर्यावरण और परिसंस्था का संबंध क्या है। ठीक है, यदि आपको समझा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।